हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड सबसे रिक्वेस्ट थी, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक से जो भी बनने वाले क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम आज बात करेंगे जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज टॉपिक से शुरू करेंगे। देखते हैं क्या है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ये सभी जो है जलवायु परिवर्तन के यहाँ पर प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये प्रस्तुत की थी जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की किस पर? तो ये उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो वो कौन है? वाटर वेपर या जलवाष्प जिसे कहते हैं, इसे जलवाष्प भी कहते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और ये सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक क्या होगा? औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड या यदि संभव हो सका तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जो है नहीं होने पाएगी। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? ये हुआ था वर्ष 2005 से। 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था। वह सर्वाधिक भांगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो वो है कौन सा? वो है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। देखते हैं नेक्स्ट है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण की अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। नेक्स्ट है, मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? ये आर्द्र भूमियां, समुद्र, हाइड्रेट्स, और इसमें जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन इसमें जो है धान के खेतों में भी मीथेन गैस जो है पाई जाती है। तो ये मीथेन गैस के क्या है? स्रोत है। यहाँ पर ये प्राकृतिक स्रोत की बात की जा रही है इसलिए, और बाकी वो जो है खेत क्या है? ये कृत्रिम स्रोत है। धान के खेत जो है ये मीथेन गैस के कृत्रिम स्रोत है उत्सर्जन के। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व के तापमान पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थित है? ये स्थित है अल्जीरिया, ब्राजील और केन्या में स्थित है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है किससे? आइस कोर से। क्रायोजेनिक संकेतक को प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ चादर को छेदकर प्राप्त किया गया है। यह बेलनाकार नमूना होता है जिसे कहते हैं हिम तत्व या आइस कोर। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं? ये सहायक हैं कौन? काउंटर बाउंड और ये जैसे समोच्च बांध या अनुपद सस्यन या शून्य जुताई, ये जो सभी इसमें क्या है? सहायक हैं। नेक्स्ट है, किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का प्रावधान किया गया था? ये कानकुन सम्मेलन हुआ था मैक्सिको में वर्ष 2010 में। नेक्स्ट है, हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर एवं
महासागर पर और महासागर की जो है खाद्य श्रृंखला पर क्या होता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ष 1979 में 1979 में आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं हिमानियों का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि जो है ये सभी क्या होती हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? तो ये किसको? इटली तथा स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है, ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को जो है पृथ्वी काल या अर्थ आवर मनाया जाता है। इस समय क्या होता है, इस समय जो है 8:30 PM से लेकर 9 PM के लिए क्या है बत्तियां बुझा दी जाती हैं। वर्ष 2021 में 27 मार्च का पूरा जो है विश्व में अर्थ आवर मनाया गया था। इसमें 192 देशों के 7000 से अधिक देशों ने भाग लिया था। अर्थ आवर में ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का कौन सा 15वां संस्करण था? इसकी जो थीम थी पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? ये की थी 8 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट है, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो ये वर्ष 1990 में प्रकाशित की गई थी पहली रिपोर्ट। नेक्स्ट है, भूटान क्या है? भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से जो है 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। कौन? भूटान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए ये कार्बन निगेटिव देश है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण से बनने वाले क्वेश्चन की। देखते हैं ओजोन परत एवं क्षरण एवं प्रदूषण से बनने वाले क्या क्वेश्चन है। पहला है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है? ओजोन परत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर जो है वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है? तो ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे समतापमंडल कहा जाता है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? तो ये 20 से कितने 35 किलोमीटर पर ऊंचाई पर स्थित होती है पृथ्वी से। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की थी? ये GW केंट मूर ने की थी। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज किसने की थी? तो ये ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैकलिन ने की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है किससे? ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। नेक्स्ट है, ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? ये मापा जाता है डब्सन इकाई में। DU यूनिट में जो है इसे डब्सन यूनिट में मापा जाता है ओजोन परत को। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? ये उत्तरदायी है कौन सी? CFC, हाइलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन और जो ये 1301 आदि जो है ये सभी क्या है? ये ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं, जो है ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में क्या है? सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में क्या होता है? अधिक कमी आती है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? ये होता है कितना? 5 माइक्रोन से कम होता है। कितना होता है? ये 5 माइक्रोन से कम होता है।
मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो ये मानव जनित प्रदूषण के कारण। किसके कारण? मानव जनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं या प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक। देखनी है नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो ये द्वितीय प्रदूषक हैं। ये पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग क्या है? ये सभी द्वितीय प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं, तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? ये करते हैं कि इसमें सुपोषण में वृद्धि करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? ये करती है लेड। नेक्स्ट है ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक जो है हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन जब होती है तो उसमें ये नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड होती हैं। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। एसिड रेन से मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? ये हो जाता है एस्बेस्टोसिस रोग जो है हो जाता है। नेक्स्ट है जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? बायो रेमेडिएशन से क्या तात्पर्य है? तो ये जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों के निष्कासन। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः जो है मेफ्रोन बांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः क्या है? हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में क्या है? अमोनिया NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है जैवोपचार। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्या? इन सीटू बायो रेमेडिएशन या स्वस्थानीय जैवोपचार। नेक्स्ट है यदि प्रदूषक पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर इसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन या बाह्य स्थानीय जैवोपचार। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है फाइटोट्रैक्शन या फाइटोनिक निष्कर्षण कहलाता है ये। देखते हैं नेक्स्ट है ओजोन लेयर की खोज की थी कितने? चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसान ने। ओजोन परत जो है इसकी खोज की थी चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसान ने ओजोन लेयर की खोज की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? ये 26 अप्रैल 1986 को 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ प्रदूषकों की और उनके दुष्प्रभावों की। कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं आती हैं। धूल कण से यकृत और वक्र को क्षति पहुंचती है। सीसा से क्या है? जो कैंसर हो जाता है।
भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? ये कहलाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या है? अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ये ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा क्या होता है मिथेनोग्लोबोर्निमिया रोग हो जाता है पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाने से। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ही बहुत पूछा जाता है यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट है, अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैसें निकलती हैं? ये निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन के थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? तो ये पॉलीमर से निर्मित होने के कारण इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। भोपाल गैस आस्ती में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था किसका? मेथाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये कूड़े कचरे को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है इंसिनरेटर्स का। नेक्स्ट है, भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह वर्ष 1974 में, वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? ये हाइड्रोजन जो है ये न्यूनतम वायु प्रदूषण करती है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। पार्थेनियम इसे गाजर घास भी कहते हैं कि पराग कणों से कौन सा रोग हो जाता है? ये चर्म रोग एवं दमा हो जाता है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं? लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक हैं? ये वायु प्रदूषण के, एयर पोल्यूशन के सबसे अच्छे संकेतक हैं कौन? लाइकेन। ये क्वेश्चन भी जो है कई प्रकार से घुमाकर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ये होता है थर्मल पोल्यूशन या ऊष्मीय प्रदूषण जिसे कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? ये कैडमियम के कारण हो जाता है। इटाई रोग हो जाता है कैडमियम के कारण। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें बेंजीन, टालियन एवं जाइलिन मिलाई जाती है। नेक्स्ट है, बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो ये ब्लड कैंसर होने की संभावना रहती है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग जो है किस प्रकार के धूल कणों से होता है? तो ये सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से होता है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? ये हैं कौन? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। आर्सेनिक तथा फ्लोराइड जो है तो ये भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं, और जब वही जल जो है हम अपने पीने के इस्तेमाल में लाते हैं तो जो फ्लोराइड युक्त जल को पीने से, फ्लोराइड युक्त जल का उपयोग जहाँ पर किया जाता है वहाँ जो है बच्चों में हड्डियों के रोग विशेषकर देखने को मिलते हैं। हड्डियाँ उनकी जो है मुख्यतः टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? ये हो जाता है कौन सा? न्यूमोकोनियासिस रोग हो जाता है कोयला उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों को। भारत में प्राय सभी अपमार्जकों में किस प्रकार की अधिकता पाई जाती है? ये फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनासिस रोग से ग्रस्त होने का जोखिम रहता है? ये कपड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों में। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी के द्वारा। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण से होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता होने के कारण ब्लैक फुट रोग होने का खतरा बना रहता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों की अवशोषक के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है जलकुंभी को। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? ये रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है?
अंतर्राष्ट्रीय पराबैंगनी विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को। अब बात कर लेते हैं कुछ वायु प्रदूषक और उनसे प्रभावित अंगों की। तो जो एस्बेस्टस धूल होती है, इससे फेफड़े प्रभावित होती है। शीशा मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पारा जो होता है, इससे उदर पर प्रभाव पड़ता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट है इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। इसमें क्या है, इससे फेफड़ों का कैंसर एवं रक्त कैंसर होने का डर रहता है। किससे? इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रदूषक गैस है वो है रेडान गैस। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी, इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन एंड जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की, पर्यावरणीय जो संस्थाएं हैं और उनके संगठन। तो पहली है यहाँ पर कौन सी, पहली है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। इसके सदस्य देश थे तब सदस्य देश हैं इसके 193। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? नैरोबी केन्या में। इसके मुख्य उद्देश्य जो है तो ये वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं जो है राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संगठन का। नेक्स्ट है ICUN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1948 में। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कहाँ? स्विट्जरलैंड के ग्लाड में। सदस्य देश हैं कितने? 1300 सदस्य देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोगों के क्षेत्र में यह कार्य करता है। इसके सस्टेनेबल यूज के लिए कार्य करता है ये ICUN संगठन। नेक्स्ट है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतरराष्ट्रीय अधिसमय या वाशिंगटन कन्वेंशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1973 में। वर्ष 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। मेंबर कंट्रीज जो है इसकी हैं कितनी? 183। इसका मुख्य उद्देश्य है, यह उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है कि जीवों एवं पादपों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उनकी जो है उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न ना करें। नेक्स्ट है वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1979 में। मुख्यालय है कहाँ? वान, जर्मनी में। मेंबर कंट्री में जो है इसकी कितनी है? 313 है। इसका मुख्य उद्देश्य यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए जो है वैश्विक सुरक्षा प्रदान करता है, वैश्विक मंच प्रदान करता है ये। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में। मेंबर कंट्री जो है इसकी 100 है। मुख्यालय है कहाँ? स्विट्जरलैंड के ग्लाड में। इसका मुख्य उद्देश्य है यह पर्यावरण संरक्षण जो है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन रिसर्च एवं जो है इसके रेस्टोरेशन के लिए कार्य करता है ये। नेक्स्ट है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1922 में। मेंबर कंट्री है 121। इसका मुख्यालय यूके के कैम्ब्रिज में है। यूके के कैम्ब्रिज में इसके मुख्यालय और इसकी जो है स्थापना ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह पक्षियों में उनके जो है आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है क्या? वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1974 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये वाशिंगटन DC में है। इसका उद्देश्य है पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस। स्थापना हुई थी
1971 में मुख्यालय है कहाँ? नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में। इसका उद्देश्य है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, निर्नवीकरण, अनुवांशिकी और अभियांत्रिकी आदि पर इसमें ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है वेटलैंड इंटरनेशनल। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1996 में और इसका मुख्यालय है कहाँ? नीदरलैंड के बेंजनिन में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह आर्द्र भूमियों की क्षरण को रोकने और नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। क्या? वेटलैंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट है रॉटरडम कन्वेंशन जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? नीदरलैंड्स के रॉटरडम में और इसकी मेंबर कंट्री जो है 157 है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों की अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में। इसके सदस्य देश है 152। इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन में। इसके मुख्य उद्देश्य जो है यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को जो है समाप्त करने के लिए तथा उन पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। पहला है पगमार्क तकनीक का प्रयोग। जो पगमार्क टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आंकलन के लिए किया जाता है पगमार्क टेक्नोलॉजी का यूज। एजेंडा 21 का संबंध है सतत विकासों से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में इसे प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है इकोमार्क क्या है? ये पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणन चिन्ह है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हुए प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है ग्लोबल 500। नेक्स्ट है ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या UNEP द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो ये सिएरा लियोन में मनाया जाता है। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? ये कहा जाता है चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन से संबंधित रहे थे। इन्हें कहा जाता है क्या? वृक्ष मानव की संज्ञा दी गई है चंडी प्रसाद भट्ट को। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान या नीरी कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है किसके लिए? ये प्रसिद्ध है बाघों के लिए। ये प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघों के लिए प्रसिद्ध है ये पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल का। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ? नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? वर्ष 1982 में किया गया था। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रस्तुत हुई है? ये प्रस्तुत हुई थी वर्ष 2008 में। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ? देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये है कौन सा? चीन है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है?
पारिस्थितिकी जो है स्थायी मितव्ययिता है, यह नारा है चिपको आंदोलन का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है झांसी उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस का जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर है कौन? पांडा। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? इस मंत्रालय का नाम था महासागर विकास मंत्रालय इसके पूर्व। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था वर्ष 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है सासाकावा पुरस्कार। अब बात कर लेती हैं जो पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है और उनसे संबंधित व्यक्तियों की। पहला है यहाँ पर चिपको आंदोलन। इससे संबंधित व्यक्ति है सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। लेकिन यहाँ पर जो है कभी कभी ये बहुत कंफ्यूजन बना रहता है कि कभी कभी ऑप्शन में क्या दे देता है, चिपको आंदोलन से संबंधित जो है लोगों को पूछ देता है चिपको आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित थे, लेकिन वहाँ पर जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों नाम दे देता है, तो वहाँ पर ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इनको याद रखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे मेधा पाटकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन से संबंध था कल्याण सिंह रावत का। विश्व सुनहरी आंदोलन से संबंधित थे संत जामभोजी और अमृता देवी बिश्नोई। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? यह नई दिल्ली में वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन एवं संधियों की। पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा गया था, वर्ष 1972 में किया गया। इसके निर्णय जो थे तो इसका निर्णय था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून को विश्व जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और क्या मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में जो ये किया गया प्रथम प्रयास था। हेलांसिकी सम्मेलन हुआ था 1974 में। इसका निर्णय था सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। लंदन सम्मेलन हुआ था 1975 में। यह हुआ था कब? यह हुआ था 1975 में लंदन सम्मेलन। इसके जो निर्णय थे ये थे समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध। यूरोपीय वन्यजीव युवा प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन ये 1979 में निर्णय था प्रजाति संरक्षण करना। वियना सम्मेलन हुआ था 1985 में। ओजोन स्तर परत का संरक्षण इसमें निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 1987 में। इसमें जो निर्णय लिया गया था तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, इसलिए जो है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को क्या है ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अभी हाल ही में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया तो उसकी थीम क्या रही है। नेक्स्ट है रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन ये 1992 में आयोजित किया गया था। इसमें निर्णय लिया गया था पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना की गई थी। नैरोबी घोषणा पत्र ये 1997 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का यह प्रभावी क्रियान्वयन था। क्योटो सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी +5 सम्मेलन जो है ये 1997 में किया गया था ये भी।
और ये ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना और वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया था इसमें। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 सम्मेलन, पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन जो है तो ये 2002 में किया गया। इसमें निर्णय लिया गया था सतत विकास पर विशेष बल दिए गए थे और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति बनी थी। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल सम्मेलन UNFCCC, ये 2005 में किया गया। इसमें निर्णय लिया गया था विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक क्या किया जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर पर लाना। नूसा दुआ सम्मेलन, ये बॉली रोड मैप इसे कहा जाता है, वर्ष 2007 में हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2002 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव रखा गया था इसमें। कोपनहेगन सम्मेलन या पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल, ये 2009 में हुआ था। इसमें निर्णय लिया गया था विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना जो है का इसमें निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है कानकुन सम्मेलन। कानकुन सम्मेलन ये 2010 में हुआ था। इसमें निर्णय लिया गया था ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का। डरबन सम्मेलन कोप, इसमें जो है कोप 17, तो कोप 17 में जो है ये हुआ था 2011 में और डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत क्या होगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना का निर्णय लिया गया था। दोहा सम्मेलन हुआ था कोप 18 में। कोप 18 ये जो है वर्ष 2012 में हुआ था और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का इसमें प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है रियो प्लस 20 सम्मेलन। रियो प्लस 20 सम्मेलन ये 2012 में हुआ था। इसमें पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया था और हरित व्यवस्था पर बल दिया गया था। वार्सा सम्मेलन हुआ था 2013 में। इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनी थी। लीमा सम्मेलन हुआ था 2014 में। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धताएं इसमें स्वीकृत की गई थी। नेक्स्ट था पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन ये जो कोप 21, पेरिस सम्मेलन ये 2015 में हुआ था और कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियों का निर्णय लिया गया था इसमें। बाब इगली सम्मेलन मोरक्को में 2016 में। इसमें क्या था, हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट था वान सम्मेलन जर्मनी में 2017 में। इसमें फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया था। कोटा वाइस सम्मेलन पोलैंड में 2018 में हुआ था। ये पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर क्या था, विस्तृत नियमावली का निर्णय लिया गया था इसमें। नेक्स्ट है मैड्रिड सम्मेलन, ये 2019 में हुआ था। इसमें जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट है ग्लासगो सम्मेलन। ग्लासगो सम्मेलन ये यूनाइटेड किंगडम ये 2021 में हुआ था और इसमें जो है कार्बन शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास का निश्चित तथा पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया था इसमें। नेक्स्ट था शर्म अल शेख मिस्र में। ये कोप 27 ये 2022 में आयोजित किया गया था और इसमें क्या था, इसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के कारण क्या था, गरीब देशों को हुए नुकसान हेतु हानि और क्षति कोष की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर जो है वीडियो की इस NCERT के जो भी NCERT का जो भी इसमें पूरा एनालिसिस किया गया है और इसकी सारे वीडियो की जो है एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इसकी सभी वीडियो देख सकते हैं। अब हम कल से यहाँ पर जो है इकोनॉमिक घटना चक्र पूर्वावलोकन को शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।